भी कम होता है, आईक्यू लेवल भी कम होता है। तो क्योंकि आपने देखा था जेनेटिक में कॉमन कॉज क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, डाउन सिंड्रोम और फ्रेजाइल एक्स था, उन दोनों सिंड्रोम में बच्चे का आईक्यू लेवल कम होता है। तो बच्चे को नाम लेके बुलाएंगे तो वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, कर्लिंग को रेसिस्ट करेगा, होल्डिंग को रेसिस्ट करेगा, अकेला खेलना प्रेफर करेगा क्योंकि उसको अकेला रहना ही अच्छा लगता है, और खुद की दुनिया में ही खोया रहेगा। इसके अलावा आई कांटेक्ट नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है, प्रॉपर्ली स्पीच डेवलपमेंट नहीं होगा, होगा तो भी डिलेड होगा, अगर हो गया है तो भी लॉस्ट हो सकता है। लिख लिया? अरे लिखा नहीं? मेन जो चीज है याद रखने वाली, नहीं हुआ था क्या? अरे नहीं हुआ, हो गया। हाँ, तो मेन चीज जो याद रखना है, इसका ऑनसेट बिफोर द एज ऑफ 3 ईयर, ये एमसीक्यू आता है। तो मेनली ये सिम्टम्स नहीं हुआ क्या, पीछे करूं क्या? हो गया था कि नहीं? हो गया था। चलो, ऑनसेट बिफोर द एज ऑफ 3 ईयर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, इसके सिम्टम को असेस करने के लिए एक चेकलिस्ट है, उसका नाम है एमचेट। क्या नाम है? एमचेट। तो एमचेट का मतलब है मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडलर। तो याद रखने की चीज दो ही है कि ये सिम्टम्स 3 साल से पहले पहले हमें बच्चे में देखने को मिलेगी, और इन सिम्टम को असेस करने की जो स्केल है वो एमचेट स्केल है, इससे चेक करना है, असेस करना है। क्या क्या है इसमें, क्या लिख रहे हो वैसे? लास्ट वाला वर्ड देख रहे होंगे, फॉर ऑटिज्म इन टोडलर, और तो कुछ है नहीं इसमें वैसे भी। तो ऑटिज्म को डायग्नोस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 3 साल से पहले पहले सिम्टम्स आएंगे, और वो सिम्टम्स याद रखना है कि सेल्फ सेंटर्ड वाले सारे सिम्टम है। बच्चा दूसरों से बातें नहीं करेगा, दूसरों के पास नहीं जाएगा, दूसरों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा, आई कांटेक्ट नहीं है, इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, स्पीच लैंग्वेज का डिस्टर्बेंस रहेगा, रिपीटेटिव रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर करेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, लियो कैनर ने डिस्क्राइब किया था, और 3 साल से पहले सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट में कुछ नहीं है भाई साहब, मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू सिम्टम है, और एक्टिविटी और एबनॉर्मल मूवमेंट्स और एबनॉर्मल सोच, उसको मैनेज करने के लिए स्पेशली रेस्पेरिडोन, अरिप्राजोल, क्लोमिप्रामाइन और लिथियम टाइप की ड्रग्स इफेक्टिव मानी गई है। बाकी ये क्योरेबल और ट्रीटेबल नहीं होता ऑटिज्म, स्पेशल स्कूलिंग की जरूरत है, काउंसलिंग एंड सपोर्ट चाहिए, काउंसलिंग एंड सपोर्ट चाहिए। तो पेशेंट ऑटिज्म वाला बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होगा, वायलेंट एग्रेसिव बिहेवियर, रिपीटेड एक्टिविटी, ये सब करता रहेगा। जब ये सारी ड्रग देंगे तो दिमाग थोड़ा शांत रहेगा, माइंड जब शांत रहेगा तो एक्टिविटी और थॉट्स रिपीटेटिव ज्यादा आएंगे नहीं, और सोता रहेगा। स्पेशल स्कूलिंग चाहिए इसके लिए, नॉर्मल स्कूल में जाने जैसा आईक्यू नहीं होता, स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। बाकी काउंसलिंग और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है। लिथियम अगर प्रेगनेंसी में देते हैं तो बच्चे में क्या डिफेक्ट होता है? हम्म? हाँ, एब्स्टेन एनोमली, जिसमें बॉक्स शेप हार्ट होता है, और बॉक्स शेप हार्ट को बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल। थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है बालक? थेराप्यूटिक लेवल 0.6 है, 0.8 से 1.2 है। ये एक्यूट किसके लिए है? 0.8 से लेके 1.2 थेराप्यूटिक लेवल है, एक्यूट मेनिया के लिए। रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए 0.6 से 1.2 है। याद नहीं करोगे बे? एस्पर्जर सिंड्रोम क्या है? एस्पर्जर, एस्पर्जर, एस्पर्जर सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय ऑटिज्म, है तो ऑटिज्म, क्योंकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में 3 डिसऑर्डर है, शुरू में लिखा है ना। तो वो दूसरा ये है एस्पर्जर, ऑटिज्म विदाउट एनी सिग्निफिकेंट डिले इन लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ लैंग्वेज और इंटेलिजेंस में डिफेक्ट नहीं है, बाकी सारे सिम्टम ऑटिज्म वाले, बाकी सारे सिम्टम्स ऑटिज्म के देखने को मिलेंगे। दिस सिंड्रोम अकर्स प्रीडोमिनेंटली इन बॉयज, मेल टू फीमेल का रेशियो 8:1 है, 8:1, ऑल्सो नोन एज हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म। क्यों कहलाएगा हाई फंक्शनिंग भाई? तुम देख पा रहे हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कोई इंपेयरमेंट नहीं है, इंटेलिजेंस में कोई इंपेयरमेंट नहीं है, इसलिए जिसका दिमाग ज्यादा वो फंक्शनिंग कर सकता है, फंक्शनिंग नॉर्मल रहेगी, इसलिए इसको हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म कहते हैं। क्या कहेंगे? हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म। तो एस्पर्जर सिंड्रोम इज ऑटिज्म विदाउट सिग्निफिकेंट डिले इन लैंग्वेज और नॉट अदर कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस, यानी कि इंटेलिजेंस लेवल का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जब इंटेलिजेंस नॉर्मल है तो इसको हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म के नाम से जाना जाएगा। एक दूसरा होता है इडियट सेवन सिंड्रोम। इडियट सेवन सिंड्रोम का मतलब है कि है तो ऑटिज्म ही, बट कुछ स्पेशल कैपेसिटीज है, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, या कोई कैलकुलेशन कर सकता है, या गाना गा सकता है। कि बच्चा है बाकी सारा सारा ऑटिज्म वाला है, बट कुछ स्पेशल एबिलिटीज है, या तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, हारमोनियम बजा सकता है, गिटार बजा सकता है, गाना गा सकता है, या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ बहुत अच्छे से कर सकता है। तो कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एबिलिटीज का रहना इडियट सेवन सिंड्रोम कहलाता है, इडियट सेवन सिंड्रोम कहलाता है। हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म जिसमें कॉग्निटिव इंपेयरमेंट नहीं है और लैंग्वेज और स्पीच का कोई डिफेक्ट नहीं है, वो एस्पर्जर सिंड्रोम कहलाएगा। और इडियट सेवन वाला अदर ऑटिज्म सिम्टम तो है ही है,
बट हैविंग सम स्पेशल एबिलिटीज लाइक कैलकुलेटिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, ये एबिलिटीज नॉर्मल रह सकती है। बढ़िया कर ले भाई। हाँ, हो गया। क्या हुआ है कि एस्पर्जर सिंड्रोम है तो ऑटिज्म ही, बट लैंग्वेज, कम्युनिकेशन और कॉग्निटिव फंक्शन लाइक इंटेलिजेंस नॉर्मल रहेंगे। दूसरा आता है इसी को हाई फंक्शनिंग बोलेंगे। और जो दूसरी चीज है इडियट सेवन सिंड्रोम, यहाँ ऑटिज्म तो है बट कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एबिलिटीज रहती है बच्चे में, चाहे वो सिंगिंग की हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की हो, या मैथमेटिक कैलकुलेशन की हो, कुछ पर्टिकुलर एबिलिटीज का होना इडियट सेवन सिंड्रोम कहलाएगा। और जो एस्पर्जर सिंड्रोम है ये मेनली मेल चाइल्ड में ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू फीमेल चाइल्ड। हो गया? अरे हो गया क्या? नहीं हुआ? हम्म। ये क्या है? अच्छा, नो अलग स्टाइल का नो है क्या? अगला डिसऑर्डर है तुम्हारा रेट्स रेट। अच्छा, नो अलग स्टाइल का नो है क्या? अगला डिसऑर्डर है तुम्हारा रेट्स रेट सिंड्रोम। अब रेट सिंड्रोम क्या है भाई? कि रेट सिंड्रोम को पहले ऐसा माना जाता था, और ऐसा ही माना है, और मोस्ट ऑफ फीमेल चाइल्ड में देखने को मिला है, बट कुछ मेल बच्चों में भी हुआ है। तो रेट सिंड्रोम डिसऑर्डर इज ओनली रिपोर्टेड इन गर्ल्स सो फार। आफ्टर एन अपेरेंटली नॉर्मल अर्ली डेवलपमेंट एंड नॉर्मल हेड सर्कमफरेंस एट बर्थ, देयर इज डिसलेशन ऑफ हेड ग्रोथ बिटवीन द एज ऑफ 5 मंथ टू 30 मंथ। तो रेट सिंड्रोम में मेनली है क्या कि फीमेल चाइल्ड में 5 महीने तक तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, 5 महीने से लेकर 30 महीने के बीच उसकी हेड सर्कमफरेंस डिक्रीज होने लगती है, यानी कि ब्रेन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीज हो जाएगी। ब्रेन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक गई है। जो हेड सर्कमफरेंस थी, हेड की ग्रोथ थी, ब्रेन का डेवलपमेंट था, 5 मंथ तक तो नॉर्मल था। 5 मंथ से लेकर 30 मंथ तक कभी भी ऐसा हो सकता है कि उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होना बंद हो गया है, और इसके साथ साथ ब्रेन का श्रिंकेज और एट्रोफी होना शुरू हो गया है, इसीलिए हेड सर्कमफरेंस कम हो रही है, हेड सर्कमफरेंस कम होनी शुरू हुई है। इंपेयरमेंट सारा देखने को मिलेगा, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, रिपीटेटिव मूवमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो रेट सिंड्रोम में सिंपली इतना याद रखना है कि दिस इज ए पर्टिकुलर डिसऑर्डर विच इज कॉमनली फाउंड इन गर्ल चाइल्ड। 5 मंथ तक नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद 5 मंथ टू 30 मंथ के बीच बच्चे की हेड की ग्रोथ डिक्रीज होने लगती है। डिक्रीज होने का मतलब क्या है? डिक्रीज होने का मतलब ये है कि ब्रेन का डेवलपमेंट रुक गया है और ब्रेन का एट्रोफी और श्रिंकेज हो रहा है, इसलिए बच्चे का हेड सर्कमफरेंस कम हो रही है, हेड सर्कमफरेंस कम हो रही है। इसके साथ साथ बच्चे में लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इंपेयर्ड रहेगा, रिपीटेटिव स्टीरियोटाइप बिहेवियर और मूवमेंट्स देखने को मिलेगा, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होगी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज का मतलब है आईक्यू लेवल बहुत कम होगा, आईक्यू लेवल भी कम होगा। तो 5 महीने तक नॉर्मल रहने के बाद हेड की साइज घटना और ब्रेन का डेवलपमेंट का रुकना, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है रेट सिंड्रोम के। किसके? रेट सिंड्रोम। वो रेल सिंड्रोम अलग है बेटा। रेल सिंड्रोम क्या है? हुँ? बच्चों को एस्पिरिन देने से, वही है रेज। रेज सिंड्रोम तो बच्चों को एस्पिरिन देने से हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है, और क्या क्या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है एस्पिरिन से? क्या क्या होता है उसमें? बोलो रे पढ़ाकू बच्चे। हम्म। क्या? अभी थोड़ा सा बोलो। ये क्या था? हाँ, टिनाइटिस, क्या टिनिटस होता है बे? तो वो मेनली बच्चों को जब वायरल इन्फेक्शन होता है एस्पिरिन देने से होता है, रेज सिंड्रोम है वो, रेज। ये रेट्स है, रेज नहीं है ये है रेट्स। रेट सिंड्रोम में स्पेशली फीमेल चाइल्ड का 5 मंथ तक नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने के बावजूद 5 मंथ से लेकर 30 मंथ के बीच उसका हेड सर्कमफरेंस का ग्रोथ रुक जाता है, और हेड साइज डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। और जब हेड साइज डिक्रीज हुई, इसका मतलब है ब्रेन का डेवलपमेंट रुक गया और एट्रोफी हो रहा है। और जब ब्रेन का डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो बच्चे में क्या क्या डिस्टर्ब हो सकता है? तो लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, एक्टिविटीज और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सब कुछ सब डिस्टर्ब हो सकता है। लिख लिया? लिख लिया था? 3 बार बोल लिया मैंने ये, 3 बार, 3 बार। रेट सिंड्रोम मोस्टली फीमेल चाइल्ड का डिसऑर्डर माना गया है। यहाँ बच्चा 5 मंथ तक नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, 5 से लेकर 30 मंथ के बीच बच्चे की हेड की ग्रोथ रुक जाएगी, और हेड की साइज जो सर्कमफ्रेंस होती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे बच्चे में लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, एक्टिविटी डिसऑर्डर और इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसीज देखने को मिलेगी। अब तो हो गया था। अगला हेलर है, डिसऑर्डर और इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसीज देखने को मिलेगी। अब तो हो गया था। अगला हेलर है, हेलर। हेलर, हेलर क्या है? जिसको चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय नॉर्मल डेवलपमेंट टिल द एज ऑफ 2 ईयर। 2 साल तक बच्चे का नॉर्मल डेवलपमेंट है। उसके बाद क्या होगा भाई साहब? 2 से 10 साल के बीच देयर इज लॉस ऑफ एक्वायर्ड मोटर स्किल्स, सोशल स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, बाउल और ब्लैडर कंट्रोल्स।
मामला गंभीर है कि बच्चा 2 साल तक बिल्कुल नॉर्मल, 2 साल से लेकर 10 साल के बीच सारे जो मोटर स्किल्स थे, लर्न मोटर, सोशल, पर्सनल, कम्युनिकेशन स्किल्स सब लॉस्ट हो जाएंगे। बॉल ब्लेडर कंट्रोल चला जाएगा, बोलने के लिए वर्ड नहीं, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, एक्टिविटी, लर्न मोटर स्किल्स जो भी काम सीखा था उसने, अपने आप शर्ट पहनना, ब्रश करना, छोटे बच्चे जो भी अपने आप खाना, चम्मच से खाना, ये सब स्किल्स भूल जाएगा, ये सब स्किल्स में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो 3 कोर सिम्टम देखने को मिलेंगे, वो है इंपेयर्ड कम्युनिकेशन, इंपेयर्ड सोशल इंटरेक्शंस, रिपीटेटिव स्टीरियोटाइप बिहेवियर, ये भी मेन सिम्टम है और ये हेलर सिंड्रोम है। बट इसका जो एज ग्रुप है वो 2 साल से 10 साल के बीच का है, 2 से 10 साल, और इसको बोलते हैं चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेट हो जाना। डिसइंटीग्रेट का मतलब यही है कि जो पहले सीख गया था वो मोटर स्किल्स सब अब डिफेक्टिव हो गए हैं, भूल गया है। 2 साल तक नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बावजूद 2 से 10 साल के बीच बच्चा सारा एक्वायर्ड मोटर स्किल्स, बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स सब डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन डिस्टर्ब है, इंटरेक्शन डिस्टर्ब है, रिपीटेटिव बिहेवियर भी करेगा, और मोटर स्किल्स जो सीखा था 2 साल तक, अगर 2 से ही सिम्टम आना स्टार्ट हुए हैं तो इससे पहले का जो भी सीखा हुआ है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि भूल जाएगा, या नॉट एबल टू परफॉर्म लर्न मोटर बिहेवियर, लर्न मोटर बिहेवियर। हेलर 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 इज चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव सिंड्रोम, normal growth and development till the age of 2 year, between the age 2 to 10 year, age 2 to 10 year बच्चा सारा मोटर स्किल्स, बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स सब भूल जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसके कारण कम्युनिकेशन, लैंग्वेज और एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी। इसको बोलते हैं हेलर सिंड्रोम, हेलर। तो 3 चीजें शुरू से आपको याद रखनी है। पहला था ऑटिज्म, ऑटिज्म में बिलो 3 ईयर देखने को मिलेगा। ऑटिज्म डायग्नोस कब होगा? बिफोर 3 ईयर ऑफ एज, बिफोर 3 ईयर ऑफ एज। इसके साथ साथ ऑटिज्म वर्ड लियो कैनर ने दिया था, उसमें क्या है, उसमें सारे सिम्टम वही है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस, सोशल इंटरेक्शन डिस्टर्बेंस और रिपीटेटिव बिहेवियर। इसके साथ साथ दूसरा था एस्पर्जर। एस्पर्जर में क्या था कि एस्पर्जर सिंड्रोम ऑटिज्म वाला ही सिंड्रोम है, बट उसमें क्या नहीं है, लैंग्वेज और कॉग्निटिव फंक्शन इंपेयर्ड नहीं है, लैंग्वेज और इंटेलिजेंस नॉर्मल है, इसलिए उसको हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म कहते हैं। फिर आ रहा है इडियट 7 सिंड्रोम। इडियट 7 सिंड्रोम में क्या है कि बच्चा तो है तो ऑटिज्म ही, बट कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज है, लाइक सिंगिंग, ड्राइंग हो सकती है, कैलकुलेशन हो सकती है, तो ये वाली स्पेशल एबिलिटीज है, उसको बोलते हैं इडियट 7 सिंड्रोम। रेट सिंड्रोम में क्या है, रेट सिंड्रोम में स्पेशली फीमेल में 5 मंथ तक नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है हेड का, उसके बाद अचानक से हेड की साइज डिक्रीज होने लगती है। जब हेड की साइज डिक्रीज होगी तो बच्चे में सर्टेन डेफिशिएंसीज देखने को मिलेगी, कम्युनिकेशन, स्पीच, स्किल्स, ये सारे डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। फिर आपका हेलर आ गया, ये डिसइंटीग्रेटिव चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर्स है। यहाँ 2 साल तक नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद 2 से 10 साल के बीच सर्टेन मोटर स्किल्स, बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल, कम्युनिकेशन स्किल, सोशल स्किल्स, ये सब डिस्टर्ब होगी। ठीक बात, लिख लिया? आज बहुत फास्ट चल रहा है यार, मैं तो यहाँ तक का सोच गया था। नहीं नहीं छोड़ेंगे नहीं, पूरा पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट इज एडीएचडी। एडीएचडी जिसको हम हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर बोलो या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलेंगे। एडीएचडी पीडियाट्रिक में पढ़ा है क्या एडीएचडी तुमने? पीडिया शुरू ही नहीं हुई क्या? पुराने बच्चों के तो हुई होगी, नहीं हुई किसी के भी? ऐसे क्या कर रहे हो भाई? ठीक है, अच्छी बात है, शुरू करवा ही देंगे। हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर, नाम से क्या समझ रहे हो? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो सीधी सी बात होगा, अटेंशन डेफिसिट होगा। क्या होगा? अटेंशन डेफिसिट। अटेंशन डेफिसिट का मतलब क्या है? किसी एक चीज पे ध्यान नहीं दे पाएगा बच्चा, किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाएगा, और साथ में हाइपर एक्टिव होगा। क्या होगा? हाइपर एक्टिव होगा, यानी कि इंक्रीज एक्टिविटी होगी, इंक्रीज एक्टिविटी। persistent pattern of inattention and hyperactivity, लगातार इन अटेंटिवनेस का होना। इन अटेंटिवनेस का मतलब है किसी एक चीज को अटेंशन नहीं दे पाना, ध्यान नहीं दे पाना, और साथ में एक्टिविटी होगी हाइपर एक्टिविटी, इसी को एडीएचडी कहते हैं। और ये जो एडीएचडी वर्ड है वो हेनरिच हॉप ने डिस्कवर किया था 1854 में। 1854 में, जैसे ही ऑटिज्म वर्ड लियो कैनर ने डिस्कवर किया था। एडीएचडी इज 4 टाइम मोर कॉमन अमंग द मेल देन फीमेल, मेल चाइल्ड में कॉमन है एज कंपेयर टू फीमेल चाइल्ड। इसके अलावा इसका जो मेन चीज है वो है द ऑनसेट यूजुअली अकर्स बिफोर द एज ऑफ 7 ईयर। ऑनसेट यूजुअली बिफोर द एज ऑफ 7 ईयर। ऑटिज्म ऑनसेट बिफोर द एज ऑफ 3 ईयर है, ये ऑनसेट बिफोर द एज ऑफ 7 ईयर है। अभी इसको रिवाइज किया गया है, आगे आएगा। अरे बालक, गुटरगु ना कर, तुम्हारे अंदर की वो आग और तुम दोनों बुझ गए, लग रहा है बुझे बुझे से चेहरे। इतने थकान किस बात की है बे? भाई साहब, हम पूरे 8 घंटे की ड्यूटी करके आने के बावजूद यहाँ 2.5-3 घंटे खड़े हैं तुम्हारे सामने, फिर भी चेहरे पे चिंता की कोई लकीर नहीं है, है? अरे पैसा क्या होगा? पैसा तो तुम्हें भी मिलेगा, तुम मेहनत करोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी ना उसके लिए। ऐसे पड़े हुए क्या ऐसी मेहनत होगी? अरे भाई, मेहनत वो कहाँ है, तक पहुंचने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना। मोटिवेशन लाओ, मोटिवेशन अंदर से। कैसे लाओगे? है?
मालिक से दिमाग खराब हो जाएगा, कोई काम का नहीं है भाई। पीने के बाद छोड़े, मालिक को तो क्या करवाएगा, क्या छोड़ रहा है, क्या ही पढ़ रहा है, फेंक दे ये किताब, चल मजे कर। जॉइंट वॉइंट कुछ नहीं करना है। हो गया भाई, लिख लिया। अगेन फीमेल। आज तो भाई फीमेल ने बिल्कुल फीमेल जैसा किया है, आज तो फीमेल ने बिल्कुल फीमेल जैसा किया है। कॉजेज में जेनेटिक फैक्टर्स देखने को मिलेगा। बायोकेमिकल में देखें तो डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल लो देखने को मिलेगा। वहीं प्री पेरी और पोस्ट फैक्टर नेटल के फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। प्री पेरी और पोस्ट नेटल फैक्टर्स क्या है, वो सारे फैक्टर्स जब बच्चा फीटस मदर के पेट में होता है उस दौरान जो भी इंजरी हुई हो, ब्रेन की इंसल्ट हुई हो, बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर हो, चाहे मदर ने कोई नशा किया हो, अल्कोहल कंज्यूम स्मोकिंग ये हो, या मदर को कोई इन्फेक्शन हुआ हो, या कोई बर्थ के दौरान इंजरी हुई हो बच्चे को, या बर्थ के बाद इंजरी हुई हो, ड्यूरिंग डिलीवरी और ड्यूरिंग बर्थ इंस्ट्रूमेंटल ट्रॉमा और इंजरी हुई हो, वो सारे फैक्टर्स आएंगे। प्रोलॉन्ग और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हुआ हो जिसमें बच्चे के ऑक्सीजन की कमी हुई और ब्रेन में हाइपोक्सिया हुआ हो, वो सारे कॉज एडीएचडी कॉज कर सकते हैं। तो वो सारे फैक्टर मदर के, जब बच्चा मदर के पेट में होगा उस टाइम बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स, बताओ वो कौन से फैक्टर होंगे, प्रीनेटल फैक्टर्स। बोलो, ओबीसी में पढ़ लिया ना कॉज, तो नहीं पढ़ा अभी तक, पढ़े नहीं क्या, एनाटॉमी पे अटके हुए हो क्या अभी भी, कोई बात नहीं, एनाटॉमी तो हो जाएगी। प्रीनेटल फैक्टर, प्रीनेटल, प्रीनेटल का मतलब होता है प्री प्रेग्नेंट स्टेट में, प्री प्रेग्नेंट स्टेट में जो भी फैक्टर्स हुए हो, जैसे मैटरनल माल न्यूट्रिशन, मैटरनल माल न्यूट्रिशन, या फिर मदर की एज बहुत ज्यादा, एडवांस एज ऑफ मदर, एडवांस एज ऑफ मदर, 35 साल तक तो पढ़े, फिर नौकरी लगी, फिर नौकरी लगने के 2 साल बाद शादी हुई, फिर बच्चे 2 साल बाद हुए और 40 साल में पहला बच्चा हुआ। तो 40 साल में अगर पहला बच्चा होगा, बहुत ज्यादा क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज की रिस्क रहती है, बहुत ज्यादा क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज की रिस्क रहेगी। इसके अलावा प्रीनेटल को इन्फेक्शन हुआ हो, वो फैक्टर हो सकते हैं। पेरीनेटल में ड्यूरिंग बर्थ में ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर, फोर्सेप्स डिलीवरी के कारण बच्चे के हेड इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गई, वो सारे कॉज होंगे जिसमें बच्चे में हाइपोक्सिया हो सकता है, या अगर कोई मदर से फीटस इन्फेक्शन ट्रांसफर हुआ हो, स्टॉच इन्फेक्शन हो सकता है। पोस्टनेटल फैक्टर, पोस्टनेटली बर्थ के बाद बच्चे को कुछ इन्फेक्शन हुए हो, ट्रॉमा हुई हो, वो वाली चीज आएंगे पोस्टनेटल फैक्टर में। इसके अलावा अदर साइकोसोशल फैक्टर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर होते हैं, बात ना करो तुम शत्रुमुर्ग, मुंह पे हाथ देके बात करती है लड़की। हाँ, अगले जन्म तो ये बिटिया ही करेंगे। अच्छी आवाज है तुम्हारी, कोयल सी आवाज। हाँ, साइकोसोशल फैक्टर का मतलब है सोशल फैक्टर, जिसमें क्या आएगा, पुअर्टी है, इम्प्रॉपर पेरेंटिंग है, पैथोलॉजिकल फैमिली पैटर्न, ये सारे फैक्टर आएंगे साइकोसोशल फैक्टर, जो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। गरीबी हो गई, खाना नहीं मिल रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पेरेंट्स ने ध्यान नहीं रखा, मदर से सेपरेट हो गए, पेरेंट्स से अलग हो गया, नेग्लेक्टेड चाइल्ड हो गया, चाइल्ड अब्यूज हो गया, वो सारे फैक्टर है। अब टाइप्स देखें तो एडीएचडी के टाइप्स में हमें याद रखना है कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर विद हाइपर एक्टिविटी, नाम से दिख रहा है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर विद हाइपर एक्टिविटी है, तो नाम से दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि अटेंशन तो डेफिसिट है, साथ में हाइपर एक्टिविटी भी है। दूसरा जो टाइप है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर विदाउट हाइपर एक्टिविटी, यहाँ अटेंशन डेफिसिट है बट बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं है, बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं होगा। फिर आता है रेसिडुअल टाइप, रेसिडुअल टाइप में मतलब है कि सम सिम्टम रिमेन, रेसिडुअल का मतलब क्या होगा कि सम सिम्टम रिमेन, क्लासिकल सिम्टम ऑफ एडीएचडी नहीं दिख रहे हैं बट सम सिम्टम रिमेन है, वो रेसिडुअल टाइप है। वही हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर विद कंडक्ट डिसऑर्डर, बच्चा हाइपर एक्टिव है फुल, और साथ में क्या है कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट क्या होता है, कंडक्ट मतलब बिहेवियर, कंडक्ट का मतलब है बिहेवियरल प्रॉब्लम, बिहेवियरल प्रॉब्लम, और बिहेवियरल प्रॉब्लम कैसी, एबनॉर्मल कंडक्ट किसको बोलते हैं, बड़ों का कहना नहीं मानना, झूठ बोलना, चोरी करना, बदमाशी करना, गुस्सा करना, मारपीट करना, ये सब, स्कूल से भाग जाना, ये सब क्या कहलाता है, एबनॉर्मल कंडक्ट कहलाता है, एबनॉर्मल कंडक्ट कहलाता है। तो हाइपर एक्टिविटी के साथ साथ एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया है बच्चे का, बहुत हाइपर एक्टिव वायलेंट एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है, घर में पूरे दिन चिल्ला रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, वो एबनॉर्मल कंडक्ट है। वो क्या है, एबनॉर्मल कंडक्ट। तो टाइप्स में याद रह जाएंगे, एक क्लासिकल एडीएचडी है, क्लासिकल एडीएचडी जिसमें अटेंशन डेफिसिट है, साथ में बच्चा हाइपर एक्टिव भी है। दूसरा है अटेंशन तो डेफिसिट है बट हाइपर एक्टिव नहीं है। तीसरा रेसिडुअल टाइप का मतलब है कि फुल फ्लैश सिम्टम नहीं है, सम सिम्टम रिमेन। रेसिडुअल का मतलब क्या होता है कि सम डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस और सम सिम्टम ऑफ एडीएचडी बट डज नॉट मेट द फुल क्राइटेरिया ऑफ एडीएचडी टू डायग्नोस बनाने के लिए जितने एडीएचडी के बच्चे में सिम्टम दिखने चाहिए उतने नहीं है, कुछ सिम्टम बचे हुए हैं, वो रेसिडुअल है। रेसिडुअल का सिंपल सा मीनिंग रखना है कि सम सिम्टम रिमेन विद लेस, क्या, लेस सीवियरिटी, विद लेस सीवियरिटी। वही हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर विद कंडक्ट डिसऑर्डर, यहाँ बच्चा हाइपर एक्टिव भी है और साथ में एबनॉर्मल बिहेवियर भी है। तो रेसिडुअल में क्या लिख सकते हो, सम सिम्टम रिमेन्ड, रिमेन्ड विद लेस सीवियरिटी, विद लेस सीवियरिटी। तुमको मेरी सुंदर हैंडराइटिंग देखनी थी इसलिए यूं यूं फाड़ रहे थे मुंह। चलो कोई नहीं,
अब आराम पड़ गया। हाँ क्या लिखा है? ये हार्ट अटैक आ जाएंगे कमजोर दिल वाली लड़कियों को। यार क्या कॉम्बिनेशन था तुम्हारा भी। क्या सुर से सुर, ताल से ताल मिले तुम्हारे अभी। तुम ये प्रैक्टिस करते हो क्या बाहर? क्लास के बाद प्रैक्टिस करते होंगे तुम ये। सही है। अब देखें साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। तो साइन एंड सिम्टम में भाई साहब सबसे बड़ा साइन है इन अटेंशन। इन अटेंशन यानी कि डिफिकल्टी इन गिविंग क्लोज अटेंशन टू डिटेल्स, चीजों पे फोकस नहीं कर पाएगा, क्लोज अटेंशन नहीं दे पाएगा, ध्यान नहीं दे पाएगा। दूसरा है मेक्स फ्रीक्वेंट मिस्टेक इन स्कूल वर्क एंड अदर एक्टिविटी, गलतियां होगी, बहुत ज्यादा गलतियां, क्योंकि जब अटेंशन नहीं है तो गलतियां होगी होगी भाई। जब ध्यान नहीं होगा तो हर चीज में मिस्टेक होगी, स्कूल वर्क्स में मिस्टेक होगी और अदर एक्टिविटीज में भी मिस्टेक ही मिस्टेक करेगा, क्योंकि अटेंशन डिस्टर्ब है। इसके अलावा बच्चा बहुत इजीली डिस्ट्रक्टिबल है। डिस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है उसका ध्यान जल्दी ही एक चीज से दूसरी चीज पे शिफ्ट हो जाता है। एक चीज से दूसरी चीज पे ध्यान बहुत रैपिड शिफ्ट हो जाना डिस्ट्रक्टिबल कहलाता है। वहीं फ्रीक्वेंटली शिफ्ट फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एज ही लूजेस इंटरेस्ट इन वन टास्क क्विकली, कोई एक काम कर रहा है या खेल रहा है, बहुत जल्दी उससे बोर हो जाएगा और इंटरेस्ट बंद हो जाएगा और दूसरी चीज में शिफ्ट हो जाएगा। अभी दो बच्चों के साथ खेलते खेलते 5 मिनट खेला और तुरंत भाग के घर में आके टीवी देखने लगेगा, फिर 5 मिनट टीवी देखेगा, फिर भाग जाएगा, फिर भाग के कुछ और करने लगेगा, क्योंकि बहुत जल्दी बोर होता है, बहुत जल्दी इंटरेस्ट लूज होता है इसका। इसके अलावा हाइपर एक्टिविटी एंड इंपल्सिविटी वाले बिहेवियर देखने को मिलेंगे। बच्चा हाइपर एक्टिव होगा, ज्यादा एक्टिविटी करेगा, यानी कि और इंपल्सिव रहेगा। इंपल्सिव का मतलब होता है कंट्रोल नहीं कर पाना, कंट्रोल नहीं कर पाना। द चाइल्ड इज हाइपर एक्टिव एंड अपीयर रेस्टलेसनेस, बिल्कुल बेचैन, बहुत हाइपर एक्टिविटी शो करेगा और बेचैन लगेगा, बेचैन। बिल्कुल अटेंशन में डेफिसिट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ किसी भी चीज को क्लोज अटेंशन नहीं दे पाएगा। स्कूल वर्क और अदर एक्टिविटी में बहुत मिस्टेक्स और गलतियां करेगा, क्योंकि ध्यान नहीं दे पा रहा है, हर चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा है, ध्यान नहीं दे पा रहा है, बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे शिफ्ट हो सकता है जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी बोर हो सकता है या इंटरेस्ट लूज कर सकता है किसी भी एक्टिविटी को करने से। इसके अलावा बच्चा हमेशा हाइपर एक्टिव दिखेगा और इंपल्सिव रहेगा। इंपल्सिव का मतलब है इनर डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पाना। खूब सोया आज तुम? नहीं सोया तो नहीं बालक? हम्म, सोया थोड़ा सा, थोड़ा सोया है, थोड़ा थोड़ा। तुम सोए होंगे, लिख नहीं रहे हो ना इसलिए। लिखा हुआ पढ़ेगा कौन बेटा? है तुमने 1 साल पहले लिख लिया, उसके बाद भी नहीं पढ़ा है? पढ़ लिया है? अच्छा, मतलब सोचो, जो हमारे यहाँ जेएनसी से नर्सिंग कर रहे हैं बच्चे कुछ ये, अब यहाँ के स्टूडेंट होने के बाद ये 3 साल तक कोचिंग में बैठते हैं, 3 साल पढ़ते हैं, तो इससे बेटर क्या हो सकता है? फिर भी याद नहीं करते हैं, गधे की तरह घूमेंगे बाहर गलियों में। हम्म, पढ़ लो, याद कर लो बेटा। इतना अच्छा चांस कहाँ से आया? देखो सारे बच्चे कितनी फीस भर रहे हैं, हॉस्टल का खर्चा दे रहे हैं, तुम तो क्या है फोकट में पढ़ रहे हो बे? फोकट का मतलब समझ रहे हो? कैसे भाई बीएससी नर्सिंग की फीस ली है, कोचिंग की थोड़ी ली है तुमसे। है भाई, तुम फीस किसकी दे रहे हो? बीएससी नर्सिंग की दे रहे हो, कोचिंग की थोड़ी दे रहे हो। ठीक है ना, तुमको टिपा देंगे ऐसे ही वहां नीचे क्लास में बिठवा के सिलेबस बस। पर तुम क्या है समझते नहीं हो, मूर्ख मूर्ख। हो गया होगा ना का। साइन एंड सिम्टम पूरे कर लो फिर बस करेंगे। इसके अलावा क्या बहुत है, 4 लाइन ही तो है? आज बहुत ज्यादा हो गया? तुम्हें तो हमेशा ही ज्यादा लगता है। कल कल क्लास 7:15 छोड़ दी तो भी बहुत ज्यादा है, कल 100 घंटे ही पढ़ाया था तो भी बहुत ज्यादा था, आज 2 ढाई घंटे है तो भी ज्यादा है। तो वही है तुम्हारी दिक्कत की 5 मिनट पढ़ते ही, 5 मिनट मेहनत करते ही तुम थक जाते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा है तो रिवाइज करो। अब ये सामने आ गया स्कूल की लोरे, शिकायत करेगा कि बच्चा बहुत डिस्टर्ब करता है, एकदम नादान चुलबुला बच्चा है, दिन भर भटकता है इधर से उधर और पूरे बच्चों को डिस्टर्ब करता है, बहुत ज्यादा बात करता है, बहुत ज्यादा बात करता है। वो बालिका सो गई, उसको उठा के हॉस्टल पहुंचाओ। ओवरडोज ऑफ साइकियाट्रिक टॉक्सिसिटी, इसका एंटीडोट होगा कि बेटा तुमको ओबीसी पढ़नी पड़ेगी 2 घंटे। इसके अलावा चाइल्ड इज आल्सो इंपल्सिव एंड ऑफन ब्लर्ट आउट आंसर बिफोर द क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। यहाँ बीच में बोल पड़ता है, बीच में, जब क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ उससे पहले बोल पड़ेगा। तुम्हारी भी आदत है अभी कईयों की। इसके अलावा अपने बारी का इंतजार नहीं कर पाएगा, वही आदत तुम्हारी भी, तुमको पूछा जिससे पूछा वो तो बोलेगा नहीं, उससे बीच में तुम टपक पड़ते हो, वही वाली आदत है कि अपने नंबर आने का इंतजार नहीं कर पड़ता। जैसे हॉस्टल में तुम्हारे भी जैसी लड़कियां खानों के लिए शाम को लाइन लगती हो तुम लोग, कई होती हैं जो इंतजार नहीं कर पाती, वो इधर उधर से कैसे भी करके जुगाड़ से कंट्रोल नहीं कर पाती। इसके अलावा डिस्ट्रक्टिव एंड एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे और इरिटेबिलिटी शो करेगा। अब तुम्हारे पे रहम खा जाते हैं थोड़ा। क्लास होगी 1 2 का 4 3 क्लास होगी। 3 होगी 3 में तो पक्का होगा। क्राइसिस और वो डाबड़ा वाबड़ा क्राइसिस वो बता देंगे। तो उसकी ग्रीफ रिएक्शन है, तो ग्रीफ